नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज मंगलवार 5 मई 2026 और आज कुछ ऐसा रहा जैसे एक तूफान के बाद की शांति। बाजार खुला, डगमगाया, गिरा और फिर कहीं ना कहीं थाम लिया खुद को। लेकिन असली कहानी सिर्फ नंबरों में नहीं है, असली कहानी है हॉर्मुज स्ट्रेट में, ईरान के मिसाइल हमलों में और तेल के उन दामों में जो $110 के पार टिके हुए हैं। तो यह शो आज आपको वो सब बताएगा जो आपके पैसे पर सीधे असर करता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो संजीवनी टीवी का लेखा जोखा नहीं देखता वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खो देता है। तो आज का बाजार ऊपर नीचे की कहानी हम समझते हैं। तो दोस्तों, आज के बाजार को समझना है तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो यह दिन था डरे हुए बैल और ताकतवर भालू का, यानी कि बियर का और बुल का, ताकतवर बुल, जी हाँ। और उन दोनों के बीच का संघर्ष। सेंसेक्स आज 77,018 पर बंद हुआ, जो कल 77,269 से 252 अंक नीचे है, यानी लगभग 0.33% की गिरावट। और निफ्टी 50 भी आज 24,033 पर बंद हुआ, जो कल के 24,110 से 87 अंक नीचे है, 0.36% की गिरावट। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 0.36% ही गिरा है तो इतनी बात क्यों? लेकिन दोस्त, आज इंट्राडे में बाजार बहुत ज्यादा हिल गया। सेंसेक्स इंट्राडे में 76,515 तक गिरा, यानी उस वक्त 750 से ज्यादा अंकों की गिरावट। और निफ्टी 23,882 तक लुढ़का और फिर बाजार ने पलटवार किया और करीब करीब संभल गया। यही है आज के बाजार की असली तस्वीर। वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत था, लेकिन घबराहट में पैसा बेचने वाले अंत में पछताए। अब बाजार को इंडेक्स बाय इंडेक्स समझते हैं। जी हाँ, तो चलिए अब एक एक इंडेक्स का हिसाब करते हैं। पहले बात करें बैंक निफ्टी की, तो आज बैंक निफ्टी 54,547 के करीब रहा। यह बैंकिंग सेक्टर पर दबाव को साफ दिखाता है। कल यह 54,878 था, यानी आज 331 अंक नीचे आया। बैंकिंग शेयरों में आज बिकवाली देखी गई, खासकर प्राइवेट बैंक्स में, जहां निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स करीब 0.67% नीचे था। मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 आज 60,264 पर रहा, जो 0.17% की हल्की बढ़त लेकर बंद हुआ। यह एक अच्छी बात है। जब बड़े इंडेक्स दबाव में हो और मिड कैप हरे में बंद हो तो इसका मतलब है कि रिटेल निवेशक और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने चुनिंदा मिड कैप शेयरों में खरीदारी जारी रखी है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप आज 18,182 पर 0.28% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसका मतलब है कि छोटे शेयरों में रिटेल खरीदारी जारी रही। इंडिया विक्स यानी बाजार का डर का पैमाना, वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो आज ये 17.91 पर था, जो 2% से ज़्यादा नीचे आया। विक्स का नीचे जाना एक राहत की बात है। जब विक्स घटता है तो बाजार में घबराहट कम होती है। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की कि कौन जीता कौन हारा। जी हाँ, आज बाजार में जो सबसे रोचक बात रही तो वह यह थी कि लार्ज कैप इंडेक्स लाल रहे, लेकिन कुछ सेक्टर हरे भरे नजर आए। ऑटो सेक्टर रहा आज का हीरो। निफ्टी 50 इंडेक्स 26,192 पर बंद हुआ, जो 0.63% की बढ़त है। M&M ने आज शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बात हम थोड़ी देर में टॉप गेनर्स में करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर भी आज मजबूत रहा। निफ्टी एफएमसीजी 51,593 पर 0.64% की बढ़त लेकर बंद हुआ। जब बाजार में अनिश्चितता हो और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर में निवेशक सुरक्षा ढूंढते ही ढूंढते हैं, यह ट्रेंड आज साफ दिखा। फार्मा सेक्टर भी हरा रहा। निफ्टी फार्मा 23,568 पर 0.4% ऊपर बंद हुआ और आईटी सेक्टर 29,107 पर बंद हुआ, सिर्फ 0.11% की बढ़त के साथ। आईटी में आज कोई खास उत्साह नहीं था। मेटल सेक्टर भी 12,989 पर 0.13% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं लाल सेक्टर्स की, रेड वालों की, तो रियल्टी सेक्टर आज सबसे ज़्यादा दबाव में रहा। निफ्टी रियल्टी 801 पर 1.41% गिरकर बंद हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 37,053 पर 0.96% गिरकर बंद हुआ। पीएसयू बैंक 8,439 पर 0.2% नीचे आया। ऑयल एंड गैस सेक्टर 11,700 पर 0.28% नीचे बंद हुआ। ऑयल एंड गैस का दबाव में रहना समझ में आता है। जब ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम $110 के पार चल रहे हैं और हॉर्मुज पर संकट हो तो रिफाइनर्स और ऑयल कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता ही है।
अब हम ये समझते हैं कि बाजार आज क्यों हिला, अब हम ये समझते हैं और असली वजह क्या है। तो दोस्तों आज बाजार में जो भारी उतार चढ़ाव था उसके पीछे कई कारण थे, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज संकट। हॉर्मुज स्ट्रेट में कल और आज जबरदस्त घटनाक्रम हुए। अमेरिकी नौसेना ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 2 अमेरिकी जहाज़ों को हॉर्मुज से निकालने की कोशिश की और ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यूएई के फुजैरा में एक तेल टर्मिनल पर आग लग गई और एक कोरियाई जहाज को भी क्षति पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया और क्रूड ऑयल के दाम $110 के ऊपर बने रहे। दूसरा कारण रहा रुपया का कमजोर होना। आज भारतीय रुपया एक बार फिर अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंचा और 95.46 पैसे प्रति डॉलर पर जाके रुका। जब रुपया कमजोर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय बाजार कम आकर्षक हो जाता है और वो बिकवाली करते हैं। और तीसरा कारण जो रहा है वो एफआईआईज़ की बिकवाली का रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल 4 मई को करीब 4,539 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी और आज भी एफआईआई का रुझान नकारात्मक बना रहा। इसकी वजह है ग्लोबल रिस्क अवर्जन। जब दुनिया में अनिश्चितता हो तो फॉरेन इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर सेफ हेवन जैसे गोल्ड या यूएस ट्रेजरी में पैसा लगाते हैं। और चौथा कारण रहा है हाई क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड 112 से $113 के आसपास था और WTI क्रूड भी 104 के करीब। भारत अपनी 85% से ज़्यादा तेल जरूरत आयात से पूरी करता है और महंगा तेल का मतलब होता है दोस्तों महंगाई, बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपये पर दबाव। यह तिहरी मार भारतीय बाजार पर पड़ी। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ की, कि दुनिया से क्या क्या संदेशे आए और मार्केट ने उनको कैसे समझा। जी हाँ दोस्तों, आज जब हम ग्लोबल बाजारों की तरफ देखेंगे तो तस्वीर मिश्रित थी। अमेरिका का S&P 500 पिछले कुछ हफ्तों में ईरान वॉर लो से करीब 13.5% ऊपर आया है और बड़ी टेक कंपनियों की मजबूत अर्निंग्स इसकी वजह हैं। यूरोप में पेरिस और फ्रैंकफर्ट के बाजार ऊपर थे लेकिन लंदन का FTSE 100 नीचे था। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो जापान, चाइना और साउथ कोरिया में आज बाजार बंद थे। हांगकांग का हैंगसेंग कल नीचे बंद हुआ था। यानी जब एशिया में बड़े बाजार बंद हो तो भारतीय बाजार पर ग्लोबल बाइंग का सपोर्ट भी उतना नहीं मिलता। और डॉलर इंडेक्स की अगर दोस्तों हम बात करें तो वो करीब 98 के आसपास था। यानी डॉलर मजबूत था और जब डॉलर मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे रुपया दबाव में आते हैं। और US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी ऊपर थी जो बताती है कि ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो रही है। कुल मिलाकर ग्लोबल क्यूज आज भारत के लिए सपोर्टिव नहीं थे। अब हम बात करते हैं कि टॉप 5 गेनर्स। जी हाँ, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आज के बाजार के स्टार कौन कौन से रहे उनकी हम बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आज इस लाल बाजार में भी कौन कौन से चमके। तो निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स जो रहे तो नंबर 1 पर रहा M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज यह शेयर 3,220 रुपए के करीब बंद हुआ। 3.68% की जबरदस्त बढ़त। M&M का ऑटो सेक्टर में दबदबा और EV में निवेशकों को पसंद आ रहा है। यह शेयर आज निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर रहा। नंबर 2 पर है अल्ट्राटेक सीमेंट। 11,939 रुपए पर बंद हुआ। 1.54% की बढ़त। सीमेंट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की उम्मीद से इस शेयर को आज सपोर्ट मिला। नंबर 3 पर है हिंडाल्को। 1,057 रुपए पर 1.37% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। ग्लोबल मेटल मार्केट्स में कुछ स्टेबिलिटी और एल्युमिनियम की डिमांड ने हिंडाल्को को बूस्ट दिया। नंबर 4 पर है बजाज फिनसर्व। 1791 रुपए पर 1.16% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सेलेक्टिव बाइंग देखी गई। और नंबर 5 पर आज दोस्तों रहा HDFC लाइफ। 595 रुपए पर 1.13% ऊपर। इंश्योरेंस सेक्टर में आज डिफेंसिव बाइंग आई। जब बाजार अनिश्चित हो तो लाइफ इंश्योरेंस जैसी स्टेडी बिजनेस वाली कंपनियों में निवेशक अपनी सुरक्षा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, यानी कि निवेश कर देते हैं वहाँ पे। अब हम बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की, किन शेयरों ने आज निराश किया है सबसे ज़्यादा। तो उस तरफ हमारा देखना जरूरी है। तो निफ्टी 50 के टॉप 5 लूजर्स। नंबर 1 लूजर रहा है ICICI बैंक। 1250 रुपए के करीब बंद हुआ, 1.5% नीचे। बैंकिंग सेक्टर पर ग्लोबल रिस्क अवर्जन और FII सेलिंग का सीधा असर पड़ा। नंबर 2 पर रहा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। 249 रुपए पर 1.5% नीचे आया। यह नई कंपनी है और बाजार की अनिश्चितता में नई कंपनियों के शेयर ज़्यादा दबाव में आते हैं। नंबर 3 पर रहा कोल इंडिया।
₹472 पर ये बंद हुआ, 1.5% नीचे, 1.48 मैं लगभग बता रहा हूँ। तो ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल क्रूड की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन है और कोल इंडिया पर भी इसका असर पड़ा है। नंबर 4 पर रहा टेक महिंद्रा, ₹1491 पर, 1.39% नीचे। आईटी सेक्टर में ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता और रुपए की चाल का असर साफ दिखाई दिया। और नंबर 5 पर रहा एक्सिस बैंक, ₹1297 पर रहा और 1.36% नीचे आया। बैंकिंग शेयरों में आज ब्रॉड बेस्ड सेलिंग रही है। अब हम बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, शेयर बाजार का असली मूड। जी हाँ दोस्तों, अब इस सेगमेंट को समझना हमेशा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो नंबर्स हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये हमें बताता है कि आज का असल में कितने शेयर ऊपर गए और कितने शेयर नीचे आए। तो आज के आंकड़े कुछ ऐसे रहे, एडवांसेस यानी जो शेयर ऊपर गए 1604 ऊपर गए, डिक्लाइंस यानी जो नीचे आए वो 1680 थे, वो जो नीचे आ गए, और अनचेंज यानी बिना किसी बदलाव के वो 107 रहे। यानी आज बाजार की ब्रेड थोड़ी नेगेटिव थी, जितने शेयर ऊपर गए उससे थोड़े से ज़्यादा नीचे आ गए। यह बताता है कि आज बाजार में बाइंग और सेलिंग के बीच संघर्ष था। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े पॉजिटिव जरूर रहे, लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेड निगेटिव रही। इसका मतलब है कि यह एक सावधानी का संकेत है, कॉशियस रहने का संकेत है। जब ब्रेड निगेटिव हो तो रैली टिकाऊ नहीं होती। अब हम बात करते हैं एफआईआईज की और डीआईआईज की, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों ने क्या किया ये जान लेते हैं। हालांकि आज के डेटा अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं नहीं आए हैं, लेकिन हम कल के रिकॉर्ड की भी हम बात जरूर कर सकते हैं। उन बड़े खिलाड़ियों ने आज कल क्या क्या किया था ये आप जान लीजिए। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने कल 4 मई को एफआईआई ने 16,189 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और 11,650 करोड़ के शेयर खरीदे, यानी 4,539 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली करी। यह आंकड़ा बताता है कि विदेशी निवेशक अभी भी भारत से पैसा निकाल रहे हैं। एक चिंताजनक बात यह भी सामने आई है कि एनएसई में लिस्टेड कंपनियों में एफआईआईज की हिस्सेदारी 14 साल के सबसे निचले स्तर 16.13% पर आ गई है। दूसरी तरफ डीआईआईज यानी हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल 18,309 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 13,815 करोड़ के शेयर बेचे, यानी कुल 4,493 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करी। यह बहुत अच्छी बात है। डीआईआईज बाजार की हर गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि भारतीय म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए पैसा आ रहा है और पैसा बाजार को सपोर्ट दे रहा है। सरल भाषा में अगर हम समझें तो एफआईआईज बेच रहे हैं और डीआईआईज खरीद रहे हैं, और अभी दोनों लगभग बराबर बराबर हैं। इसीलिए बाजार ना ज़्यादा गिर रहा है और ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। जब तक एफआईआईज की बिकवाली बंद नहीं होती, बाजार में एक कंसोलिडेशन जोन बना रहेगा। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की, कमोडिटी मार्केट के हाल की। जी हाँ दोस्तों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमने इस सेगमेंट को आप सभी दर्शकों की मांग पर ये शामिल किया है। तो यहाँ आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। गोल्ड की अगर हम पहले बात कर लें तो एमसीएक्स पर आज गोल्ड 1,49,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब था, एक हल्की रिकवरी के साथ। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 4,530 पर आउंस के आसपास था। गोल्ड में दिलचस्प बात यह है, जब ग्लोबल टेंशन्स हों तो सोना चढ़ना चाहिए, लेकिन इस बार डॉलर भी स्ट्रांग है, और जब डॉलर स्ट्रांग हो तो गोल्ड की चाल थोड़ी मध्यम हो जाती है, थोड़ी थम जाती है। फिर भी सोना आज हरे में रहा, ग्रीन में रहा, क्योंकि ईरान अमेरिका तनाव का फियर फैक्टर अभी भी बरकरार है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स पर सिल्वर आज 2,40,000 रुपये प्रति किलो के करीब था। सिल्वर आज गोल्ड से ज़्यादा वोलेटाइल रहा। इंटरनेशनल मार्केट में $73 पर आउंस से ये चांदी नीचे आ गई। सिल्वर अब इस युद्ध के शुरू होने से 22% नीचे आ गई है। अब सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। यह आज की सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों। WTI क्रूड आज $104 के आसपास था, कल के 106 और $160 से थोड़ा सा नीचे। ब्रेंट क्रूड $112.8 के करीब टहल रहा था, और एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल फ्यूचर 10,062 रुपये पर बैरल के आसपास रहे। क्रूड ऑयल का $100 के ऊपर बने रहना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत अपना 85% तेल इंपोर्ट करता है। महंगे तेल का सीधा मतलब है बड़ा इंपोर्ट बिल, बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपये पर दबाव। और यही वजह है कि आज ऑयल एंड गैस और रियल्टी जैसे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स दबाव में थे।
अब हम थोड़ा सा ईरान और अमेरिका के झगड़े को भी देख लेते हैं। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है, जिसमें अमेरिकी नौसेना ने 2 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को हॉर्मुज से निकालने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इसका कड़ा विरोध किया, कड़ा जवाब दिया और मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमले हुए। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की 6 नावें डुबो दी। यूएई के फुजैरा में तेल फैसिलिटी पर ड्रोन हमले में आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। यूएई ने 15 मिसाइल और 4 ड्रोन मार गिराए। ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है। भारत पर अगर इसका असर हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन की मांग की। भारत की 40% से ज़्यादा तेल ज़रूरत मिडिल ईस्ट से आती है और वो ज़्यादातर, दोस्तों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और भी आप बहुत ज्ञान ले चुके होंगे कि वो ज़्यादातर हॉर्मुज के रास्ते ही आती है। अब जब हॉर्मुज बंद है तो अल्टरनेटिव रूट्स महंगे हैं, यह सीधे इन्फ्लेशन पर असर डालता है। सीज फायर की स्थिति, ईरान अमेरिका के बीच 4 हफ्तों से चल रहा एक फ्रेजाइल सीज फायर अब खतरे में आ चुका है। ट्रंप ने कहा वॉर मिलिट्री इज इसेंशियली ओवर, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ईरानी ताकतें अगर अमेरिकन शिप्स को निशाना बनाएं तो उन्हें ब्लोन ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ कर दिया जाएगा। अब इसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो जब तक हॉर्मुज संकट हल नहीं होता, क्रूड ऑयल ऊंचा रहेगा, रुपया दबाव में रहेगा और एफआईआई की बिकवाली जारी रह सकती है। यह भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ा नियर टर्म रिस्क है। अब सबसे ज़रूरी सवाल दोस्तों जो आपके मन में भी है कि भैया कल बाजार कैसा रहेगा, तो निफ्टी 50 के टेक्निकल्स लेवल अगर हम देखें तो आज बाजार 23,950 से 24,300 के एक बड़े रेंज में घूमता रहा। यही कल के लिए भी की लेवल्स हैं। निफ्टी के लिए सपोर्ट 23,950 से 24,000 के बीच है। अगर बाजार इस लेवल को तोड़ता है तो अगला सपोर्ट 23,800 और उसके बाद 23,600 और उसके बाद 23,500 है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,250 से 24,300 एक बड़ी रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी इसे पार करे तो 24,400 और 24,600 का रास्ता खुलेगा, लेकिन अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो 54,000 एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, ऊपर 57,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी फिलहाल इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सेंसेक्स के लिए अगर हम देखें तो 77,000 और 76,900 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर 77,700 से 78,000 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर सेंसेक्स 77,000 के नीचे बंद होता है तो 76,100 तक गिरावट संभव है। कल के लिए बायस क्या होगा, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। पहला, हॉर्मुज में नई कोई बड़ी घटना होती है या नहीं। दूसरा, ट्रंप का अगला बयान क्या होगा। तीसरा, क्रूड ऑयल कहां जाता है। और चौथा, एफआईआईज की प्रोविजनल बाइंग या सेलिंग। तो कुल मिलाकर कल का बायस साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए तो रैपिड रिकवरी भी हो सकती है, इसलिए आपको बाजार पर नज़र बनाकर रखनी है। निवेशकों के लिए एक जरूरी सबक है कि डर में अवसर ढूंढना। जी हाँ दोस्तों, आज का बाजार देखकर बहुत से निवेशक घबराए होंगे, लेकिन मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूं और वो ये है, और उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि पिछले 3 महीनों में बाजार ने क्या किया। फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, निफ्टी गिरा, मार्च में और गिरा और 22,183 तक गया, लेकिन फिर अप्रैल में बाजार ने उस लो को 24,600 तक की जोरदार रैली मारी, यानी 11% से ज़्यादा की उछाल दी। और यह उछाल उन्होंने देखा जो घबराए नहीं। वॉरेन बफे का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जब बाजार डर में हो तो लालची बनो, और जब बाजार में लालच हो तो डरो। अभी बाजार में डर है, क्रूड ऑयल, ईरान वॉर, रुपया, एफआईआई सेलिंग, लेकिन यह वही समय होता है जब वेल्थ बनती है। तो आज का एजुकेशनल मैसेज दोस्तों आपके लिए यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस वॉलेटिलिटी से घबराइए मत, अपनी एसआईपी जारी रखिए, क्वालिटी शेयरों में गिरावट पर खरीदारी करने का अवसर ढूंढें, और जो फंडामेंटली शेयर मजबूत हैं जैसे ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, उनमें गिरावट पर खरीदारी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन एक ज़रूरी वार्निंग भी है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इस वोलेटाइल मार्केट में बिना स्टॉप लॉस में के कोई भी पोजीशन मत लें। और लिवरेज यानी कर्ज से बाजार में ट्रेड करना इस समय बेहद जोखिम भरा है। इस समय क्या मैं कहता हूँ हमेशा ही जोखिम भरा होता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी अपना पैसा बचाना इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।
तो दोस्तों, बाजार हमेशा एक साइकिल में चलता है। जो आज नीचे है वो कल ऊपर जाएगा, और जो आज डरा हुआ है वो कल पछताएगा कि उसने खरीदारी क्यों नहीं की। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। तो दोस्तों, आज की पूरी तस्वीर देखें तो एक बात साफ है, यह बाजार इस वक्त ग्लोबली ड्रिवन है। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं, भारत की इकोनॉमी फिलहाल अच्छी दिखाई दे रही है, कॉरपोरेट अर्निंग्स बेहतर हो रही हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स यानी ईरान अमेरिका संघर्ष एक बड़ा वाइल्ड कार्ड है। आने वाले कुछ दिन बेहद क्रिटिकल हैं। 8 मई को हॉर्मुज़ सिचुएशन को फिर से एसेस किया जाएगा। ट्रंप और शी जिनपिंग की 14 मई से होने वाली समिट भी बाजार पर असर डालेगी, और इन सबको ध्यान में रखकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप बनाएं और उसी के साथ प्लान करें। पेशेंस रखें और याद रखें, शेयर बाजार पेशेंस वालों को हमेशा रिवॉर्ड करता है। और अब एक ज़रूरी गुजारिश, अगर आज का ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवश्य भेजें, क्योंकि आपके दोस्त और परिवार के जो सदस्य हैं जिनको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, उनको यह जानकारी मिलनी चाहिए। और साथ के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल के मेंबर बने, सदस्य बने, छोटी सी फीस अदा करके, जिससे हमें भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले कि कितने सीरियस दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।